नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ सौरभ शाही जुड़ गए हमारे फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। आपको याद होगा पिछले हफ्ते रूस की राजधानी मॉस्को के पास कॉन्सर्ट हॉल पर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। गोलियां ताबड़तोड़ चलाई हमलावरों ने, बाद में हमलावर पकड़े गए जिसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी। अब उसमें रूस ये भी कह रहा है कि उसमें यूक्रेन का भी हाथ है। और आपको पता ही है, लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अब एक और बड़ी घटना हुई है। यूक्रेन ऐसा लग रहा है कि हार के मुहाने तक जाता जा रहा है। तो खबर आई है कि फ्रांस अपने ट्रूप्स भेज सकता है। अगर फ्रांस ने अपने ट्रूप्स भेजे तो समझिए कि फिर वॉर का स्केल बड़ा होगा। गजा में हमास के बीच युद्ध चल ही रहा है, तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के बीच सुखबुकाहट है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ सौरभ शाही साहब जुड़ गए हैं। अभी ताज़ा अपडेट क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, और हमने तस्वीरें भी देखी कि आतंकियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की गई है। कुछ समझ में आ रहा है कि यूक्रेनी मूल के भी हैं। नहीं, मूल तो ताजिक हैं सारे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उसमें ये है कि जब वो भागे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मॉस्को शहर से करीब 10 एक्सप्रेसवे अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। उन 10 एक्सप्रेसवे में से जो एक्सप्रेसवे उन्होंने चूज़ किया भागने के लिए, वो वही एक्सप्रेसवे है जो यूक्रेनियन बॉर्डर के लिए जाता है। तो ये इस पूरे घटनाक्रम में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। और व्लादिमीर पुतिन ने जो अपनी स्पीच दी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वहाँ उनकी जो इंटेलिजेंस सर्विस है रशिया की, उनको ये लगता है कि वो रशियन बॉर्डर पे एक विंडो क्रिएट किया। विंडो से मुराद ये है कि चूंकि लड़ाई चल रही है तो जाहिर है कि वहाँ पर तनातनी है, पर एक विंडो क्रिएट किया गया यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के द्वारा, जहाँ इन हमलावरों को रिसीव किया जाता है, यानी उनको बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। ये आरोप जो है वो लगाया है रशियन इंटेलिजेंस ने। इसके पीछे कुछ बेसिस हैं। पहली बेसिस ये है कि अगर आप उस वीडियो को देखें जिसमें कि वो हमलावर अटैक करते हैं, ये फिदाइन अटैक नहीं था, क्योंकि फिदाइन अटैक होता तो वो भागते नहीं, वो वहीं पे मर जाते, यानी वो कॉर्नर हो जाते और मैक्सिमम कैजुअलिटी दे के वो वहीं पे मर जाते। तो उससे पहली बात ये पता चलता है कि आईएसआईएस के जो ज़्यादातर हमले होते हैं वो फिदाइन हमले होते हैं, वो ये नहीं था, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप उस वीडियो को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर आप उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो फाइटर्स हैं दे हैड अ वेरी पुअर मजल डिसिप्लिन। मजल डिसिप्लिन ये कहते हैं जो बहुत ट्रेंड फाइटर होता है, जैसे जो ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं, उन जो मजल होता है यानी माउजर का या आप कह लें राइफल का, उसको किस तरीके से माउंट पॉइंट करना है, किस तरीके से मूव करना है, उसको मजल डिसिप्लिन कहा जाता है मिलिट्री के टर्म में। इनकी मजल डिसिप्लिन बहुत पुअर थी। इसका मतलब ये बहुत वेल ट्रेंड नहीं थे। इनको रिक्रूट किया गया हड़बड़ी में। तो एक ये आरोप है। दूसरा ये कि फरवरी महीने में रशियन इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उसने कहा था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस सीरिया के अंदर जो आतंकवादी संगठन मौजूद हैं उनमें से उन्होंने 60 ऑपरेटिव्स को ट्रेन किया है। अल्तनफ एरिया जिस पे हमने बात भी की थी एक ज़माने में, जो वहाँ पे अमेरिका का एक बेस है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी। और फरवरी महीने में ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की, ब्रेक की, जिसमें उसने कहा कि इस पूरे वॉर के दौरान 2014 के बाद से अभी तक यूक्रेनियन रशियन बॉर्डर पे CIA के अपने इंटेलिजेंस बेसेस हैं। जहाँ तक उन्होंने एडमिट नहीं किया था, ये एडमिट करने का मतलब है कि ये जब खुल के आ गया तो उनको एडमिट करना पड़ा, और उन्होंने स्टोरी लीक की होगी न्यूयॉर्क टाइम्स को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने की। अगर इन चारों फैक्ट्स को आप मिलाएं, इस चारों फैक्ट्स को मिलाएं, तो रशियन इंटेलिजेंस ये कहती है कि इस चारों फैक्ट के मद्देनज़र उन्हें ये लगता है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस या एलाइड जो कंट्री हैं उनके इंटेलिजेंस ने इन लोगों को हायर किया। इनके संबंध इस्लामिक स्टेट से जरूर थे, लेकिन इनको मर्सनरी एक्टिविटी के लिए इंडिविजुअली हायर किया गया। तो इससे क्या हुआ कि ये खतरा इस वॉर में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया है कि अभी तक जो रसिया टारगेट करता था यूक्रेन में, उसमें डिसीजन मेकिंग सेंटर्स को टारगेट नहीं किया जाता, यानी बड़े मिलिट्री लीडर, बड़े सिविलियन लीडर, उनके राष्ट्रपति या तमाम जो लोग हैं उनको टारगेट नहीं किया जाता था। ये एक बैक चैनल निगोशिएशन के थ्रू ये एक तरीके से प्रॉमिस रशिया ने किया था। इस घटना के बाद से 2 बड़े टारगेट किए गए हैं जो
यूक्रेन इंटेलिजेंस के जो दो विंग हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस GUR और जो नॉन मिलिट्री इंटेलिजेंस FSB, जो सिविल इंटेलिजेंस है, इनके बिल्डिंग्स को टारगेट किया, हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया। तो ये वॉर में एक बड़ा एक्सकेलेशन है। आज तक डिसीजन मेकिंग सेंटर्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाता था। अब जब ये डिसीजन मेकिंग सेंटर टारगेट किए जाएंगे तो इसमें NATO के ऑफिसर्स जो वहाँ एडवाइजरी रोल में बैठे हुए हैं वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि आप एडवाइजर तो हैं, आप उसी बिल्डिंग में, अगर उस बिल्डिंग पे हमला होता है तो आप भी मारे जाएंगे। तो बड़े ऑफिसर्स के, जो NATO कंट्रीज़ के बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके भी मरने के चांसेस बढ़ गए हैं। इनफैक्ट कुछ ऑफिसर्स मारे गए हैं, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कुछ ऑफिसर्स अभी पिछले हफ्ते मारे भी गए हैं, यूक्रेनियन ऑफिसर्स। तो ये एक बड़ा एक्सकेलेशन इस वॉर में है। बड़ा एस्केलेशन इस वॉर में है। अब ये तो चलता रहेगा। उधर ये फ्रांस से क्या खबर आ रही है कि फ्रांस अपने ट्रूप्स भेज रहा है, यानी फ्रांस तो नेटो का सदस्य है। अब फ्रांस अगर यूक्रेन अपने ट्रूप्स भेजेगा तो फिर रशिया भी जो युद्ध का स्केल है वो बढ़ा देगा। तो क्या ये एक कदम है तीसरे विश्व युद्ध की ओर? ये बहुत बड़ा एक्सकेलेशन है। अगर ये जो फ्रांस का आप स्टेटमेंट देखें, मैक्रों का स्टेटमेंट आप देखें, और जो तमाम और भी उनके ऑफिसर्स हैं डिफरेंट, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं पिछले 15-20 दिनों में ट्रूप्स को लेके, और जिस तरह के उसको सपोर्ट मिला है उन कंट्रीज से जिनका रशिया से विशेष, जिनके खराब संबंध हैं, जैसे लैटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया, इस तरह के जो छोटे देश हैं, इन सब ने मिला के जो ये एक तरीके से, जिसको हम जर्नलिज्म में बोलते हैं वेदर बैलून, आप एक वेदर बैलून छोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या रिएक्शन आएगा और फिर उसके आगे आप डिसीजन लेते हो। तो ये वेदर बैलून छोड़ा गया है, ये फॉरेन ट्रूप्स को लेकर, स्पेशली फ्रांस ने कहा है। अब अगर आप इसको डिकंस्ट्रक्ट करें कि फ्रांस ऐसा क्यों करना चाह रहा है, तो जो हमने पहले भी बात की कि मैसिव कैजुअलिटी यूक्रेनियन ट्रूप्स की हुई है। 1 मिलियन के आसपास तो कम से कम घायल और वो हैं, और तकरीबन 3-3.5 लाख के ऊपर मारे जा चुके हैं। उनके पास नंबर्स अब नहीं हैं। अगर वो चाहते हैं, जो उनको उकसा रहे हैं जैसे NATO कंट्रीज है, वो चाहते हैं कि जनरल मोबिलाइजेशन हो जाए और सारे आदमी जो 18 साल से ऊपर के उम्र के हैं सब बंदूक लेकर के लड़ने के लिए चले गए। अब अगर आप पॉपुलेशन मैप देखेंगे, हम अभी दिखाएंगे दर्शकों को पॉपुलेशन मैप पे, कि ये जो वर्ग है, जो 18 से लेकर 24 साल का वर्ग होता है, जो बच्चा पैदा करने की उम्र में जो वर्ग होता है, वो उनका ऐसे ही मारा जा चुका है बड़ी संख्या में। यानी यूक्रेन का अगर आप पॉपुलेशन ग्राफ देखें तो उसमें बुढ़े जो हैं या यानी बुजुर्ग जो हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और यंगस्टर की बहुत कम है, क्योंकि यंगस्टर मारे जा चुके हैं। अब जो बचे हुए यंगस्टर हैं, अगर आप उनको भी लड़ने के लिए भेज देंगे, अगर वो भी मारे जाएंगे तो जी पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा, कंप्लीट पॉपुलेशन कोलैप्स हम देख रहे हैं। तो इसीलिए अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप दूसरे जो कंट्रीज हैं NATO के मेंबर, उनसे फोर्स ली जाए। तो ये वेदर बैलून एक छोड़ा गया है, क्योंकि हार जो है वो अब बिल्कुल इनेविटेबल है। तो अब वेदर बैलून ये छोड़ रहे हैं कि देखते हैं कि जो बचा हुआ यूक्रेन है, जो हिस्सा डनाइपर रिवर के वेस्ट में है, अगर उसको किसी तरह बचा लिया जाए, उससे ये वेदर बैलून छोड़ा गया है। इसके बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि फ्रांस क्या करे, ये ट्रूप्स कहाँ हो सकती, किस, या डायरेक्ट लड़ेंगे? नहीं। जैसे आप सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं, जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, तो ये फ्रेंच मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फ्रेंच ट्रूप मैन करेंगे। तो अगर आपने उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे अटैक किया तो वो मारे जा सकते हैं, वो फ्रांस पे अटैक माना जाएगा। अच्छा, दूसरा उपाय ये है कि जो फैक्ट्रीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, असला प्रोड्यूस करती हैं और इस तरह की चीज, गोला बारूद प्रोड्यूस करती हैं, वो फैक्ट्री अभी जो NATO के टेरिटरी में है, उसको शिफ्ट कर दिया जाए यूक्रेनियन टेरिटरी में, और वहाँ जो इंजीनियर काम कर रहे हैं वो फ्रेंच इंजीनियर हो, यानी आर्मी के इंजीनियर। मतलब किस तरीके से ये हो कि फ्रांस का आदमी मारा जाए तो फ्रांस जो है वो इस युद्ध में आ जाए। चैप्टर 5 कहते हैं NATO के, उसमें आर्टिकल 5 है, यानी आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक NATO कंट्री पे हमला किया गया तो पूरे NATO पे हमला माना जाएगा। तो ये हम लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। फ्रांस भी इसमें चाह रहा है कि किसी तरीके से कि अपनी एक डिप्लोमेटिक क्लाउड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह का क्लाउड उसका है नहीं। तो ये भी हो सकता है कि डर जाए और बैकआउट कर जाए। क्या करेंगे फ्रांस के लोग, क्या कहेंगे? देखिए सेंटीमेंट भी तो होता है देश में। अगर सरकार तय करती है, राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन तय कर लेंगे युद्ध में जाना है, लेकिन जनता का भी देखेंगे सेंटीमेंट क्या है, फीडबैक क्या है। जनता का सेंटीमेंट्स आप अगर यूरोप में, ये बहुत वाजह है कि जिन फेवर में है यूक्रेन के, हाँ, लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिवाइड है। जिन कंट्रीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा तादाद में जिनके लोग मारे गए, वो युद्ध के पक्ष में नहीं होते हैं, जैसे जर्मनी, जैसे फ्रांस, ठीक है, जैसे इटली, हाँ। लेकिन जिनके ज़्यादा लोग मारे नहीं गए वो हमेशा उत्साहित होते हैं लड़ने के लिए, जैसे चेक रिपब्लिक, जैसे एस्टोनिया, जैसे लिथुआनिया,
क्योंकि उनके लिए तो सोवियत आर्मी लड़ रही थी, तो वो ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन पीयू के सर्वे में या गैलप के सर्वे में उसमें ये नज़र आता है कि फ्रांस में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस डिसीजन के विरोध में तो काफी दिलचस्प होगा। कब तक फाइनल कर लगता है आपको कि फ्रांस ऐलान कर सकता है या अपने ट्रूथ भेजने में या किस तरीके से रणनीतिक तौर पर इन्वॉल्व होने की कैसे कोशिश करेगा, कब कुछ टाइमलाइन? देखिए, ये वेदर बैलून छोड़ दिया गया है, वो रिएक्शन देख रहा है कि इसमें क्या रिएक्शन है। मैं आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंगली, अभी से एक हफ्ते पहले जो फ्रांस के मर्चेंट, देखिए एक तरीके से सारे नेटो कंट्री के ट्रूप्स ऑलरेडी वहाँ लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? उन्होंने अपने अपने आर्मी से रिज़ाइन किया और वो मर्सनरी बन के वहाँ पर चले गए। ये उनके अपने देशों के यानी उसकी रजामंदी से हो रही है। यानी फ्रेंच आर्मी से रिजाइन कर रहे हैं और मर्सिनरी बन के यूक्रेन में लड़ाई कर रहे हैं। तो ऑलरेडी, और इनफैक्ट पिछले वीक में एक जो खार्कोव का इलाका है वहाँ पे एक बिल्डिंग पे मिसाइल से हमला किया रशिया ने, जिसमें कि 17 से ऊपर फ्रेंच मर्सिनरी एक दिन में मारे गए। ये सबसे बड़ा नंबर था फ्रेंच मर्सिनरीज के मरने का एक दिन के अंदर में, और बड़ी तादाद में फ्रेंच पुलिस मर्सिनरी मारे जा रहे हैं। तो एक तरीके से आपके सैनिक ऑलरेडी मारे जा रहे हैं। अब आप ये इसको एक्सकेलेट किस तरह से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो इस वेदर बैलून जो आपने छोड़ा है उस बलून का पे क्या रिएक्शन रशिया का आता है फर्दर, उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो भी डिसीजन होनी होगी वो मई महीने में हो जाएगी, अगर भेजना है या नहीं भेजना है। मई महीने में हो जाएगी। तो बड़ा दिलचस्प हो गया है तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध। आगे क्या इसमें फ्रांस इन्वॉल्व होगा तो फ्रांस होगा, तो फिर अमेरिका भी सीधे इन्वॉल्व होगा, ब्रिटेन भी होगा, पूरे नेटो के कंट्रीज होंगे। फिर रशिया का साथ देने कौन आता है, फिर रशिया कैसे जवाब देता है। तो बड़ा अस्थिर सा माहौल होता जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कैसे बात आगे निकल करके सामने आती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको द रेड माइक दुनिया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें देखें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन भी करिए।